तीसरी बार सरकार में आए हैं, लेकिन कांग्रेस इसका मजबूती से मुकाबला करे और करने में सिर्फ कांग्रेस ही सक्षम है। और इसीलिए हमारा जो टैगलाइन है यात्रा के नाम के साथ, वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, तो वो उसका राजनीतिक पहलू है कि कांग्रेस इसका मुकाबला करेगी और कर भी रही है। और इस यात्रा के माध्यम से यदि हम कांग्रेस में और उसमें और एक शक्ति का संचार कर सकें जिससे इसको और मुस्तैदी के साथ इस चुनौती को, इसका मुकाबला किया जा सके, क्योंकि ये कोई मुकाबला ऐसा नहीं है कि एक चुनाव तक सीमित है या इसका कोई इसकी कोई समय की अवधि है। ये तो एक निरंतर संघर्ष है जिसमें लगे रहना पड़ेगा। तो यात्रा उसी दिशा में एक कदम है हमारी तरफ से। अभी तक कितने हल्के कवर किए? 53 हल्के हो चुके हैं। फिलहाल हम चौथे चरण में हैं और चौथा चरण जब समाप्त होगा तो 57 हल्के हो जाएंगे। आज हमारा ये 54वां विधानसभा है जहां इस यात्रा की शुरुआत आज है, रादौर विधानसभा की। और इसके बाद ये यात्रा रादौर के बाद लाडवा के बाद पेवा और पेवा के बाद गोलाचिका में जाएगी जहां ये चौथा चरण समाप्त हो जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे अगला जो चरण है उसमें 13 विधानसभा हैं जो 6 मार्च से शुरू होगा। और उसमें शुरुआत में कैथल से फिर पुंडरी के बाद आपका इंद्री और नीलोखेड़ी और उसके बाद असंध। ये 5 हल्के लगातार हैं 10 दिन के। और इसके बाद यात्रा, यहाँ 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक है, उसके बाद यात्रा चली जाएगी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि नरवाना से शुरुआत हुई थी तो वो एक विधानसभा तो हो चुकी है, लेकिन जो बाकी के 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5वें चरण के हैं वो होंगे आपका टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, आपका ये जब 5वां चरण हमारा शायद 2 या 3 अप्रैल के आसपास इसका समापन होगा। उसके बाद 20 हल्के बचेंगे जो आखिरी चरण में होंगे। तो यात्रा के समापन पर कोई बड़ी रैली करने का भी कुछ है ऐसा? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि यात्रा अपने आप में ही एक बहुत लॉजिस्टिक्स के इशू रहते हैं और तैयारी और सारे जो लोग हैं सारे के सारे इसी में व्यस्तता है। तो तुरंत उसके बाद कोई बड़ा आयोजन तुरंत तो संभव ना होगा, लेकिन कुछ समय बाद जरूर करेंगे। इस यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा सर, अगर कांग्रेस की बात की जाए या आपके कद की बात की जाए? नहीं, मेरा कद फतेरा है, 5 फुट 10 इंच का है। मेरे को अपने कद की कोई चिंता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये लड़ाई जो है एक लंबी लड़ाई है और ये एक संगठन के तौर पे और विचारधारा के स्तर पे दोनों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये सड़क से और संसद की इस समय यात्रा की क्या जरूरत है, अभी तो इलेक्शन को 3.5-4 साल बचे हैं। लेकिन जिस प्रकार का संदेश हम इस यात्रा के माध्यम से लेके चल रहे हैं, इसको आप चुनावी वर्ष में लेके नहीं जा सकते। तब आप यदि ईमानदारी से भी कोई बात कह रहे हैं, लोग सोचेंगे कि वोट के हिसाब से ही आए होंगे। तो इसीलिए इस समय इस यात्रा को लेकर निकले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। और लाभ की दृष्टि से यदि देखें तो जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो पिछले चुनाव के बाद 2024 अक्टूबर का जो था, उसके बाद एक उदासीन माहौल बन गया था पूरे प्रदेश में। तो एक तो वो उससे निकलने में दोबारा से सक्रिय हुआ है, और दूसरा एक कांग्रेस का ऐसा बहुत बड़ा तबका था जो पिछले 10-12 साल से एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो गया था, क्योंकि पार्टी में संगठन तो था नहीं। तो कुछ लोग थे जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, तो वो उनकी सक्रियता कम हो गई थी या करीब खत्म हो गई थी। तो ऐसे बहुत से पुराने कांग्रेसी हैं जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा आप कांग्रेस की मुख्य धारा कह लीजिए, राजनीति की मुख्य धारा हरियाणा की जो है उससे जुड़ने इस यात्रा के माध्यम से आए। मौजूदा जो भाजपा सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो सरकार अपने बच्चों के साथ ही सौतेला व्यवहार करे, वो प्रदेश का क्या तो भला करेगी और क्या विकास करेगी। अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज़ को, जिस प्रदेश में आप 11 साल से राज कर रहे हो, उन यूनिवर्सिटीज़ को आप अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो। इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं उनके लिए आप कह रहे हो कि ये सक्षम ही नहीं है,
ऐसे बच्चे पढ़ाने में जिनको ये सरकारी नौकरियां मिल सकें। तो इससे ज़्यादा आपत्तिजनक, या मैं ये कहूँ कि अपने ही बच्चों की बेइज्जती करने की इससे बड़ी बात मैंने तो आज तक किसी प्रदेश सरकार को कहते हुए सुना नहीं। और ये अभी आज या कल के अखबार में खुलासा हुआ है कि जो हमारी 20 या 22 कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रदेश में, उनके ऊपर पिछले 4 साल में 5.5 कम करने का, चाहे वो ये हमारे यहाँ बुढ़ापा पेंशन थी समान राशि, चाहे वो मनरेगा है, मनरेगा के जो प्रावधान बदले हैं उसमें भी इंटेंशन यही है कि संख्या इतनी कम कर दो कि थोड़े पैसे खर्च करने पड़े उसमें। और इसी तरह से ये आपके महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले 1 या 2 महीने पहले वो लाडकी बहन योजना शुरू करी थी, और इलेक्शन खत्म होते ही उसमें से लाखों महिलाओं के नाम उसके बाद काट दिए गए। तो ये तो इनका तरीका है इस तरह की जितनी योजनाएं हैं उनको धीरे धीरे खत्म करने का। लेकिन मुख्यमंत्री तो पंजाब में जाके यहाँ की पेंशन का हवाला देते हैं। मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था का भी हवाला देते हैं। हाँ, कानून व्यवस्था ये है कि हरियाणा में पहली बार ऐसा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जिसको ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के माध्यम से चलाया जाता है, ये हरियाणा में पहली बार अब पनपे हैं बीजेपी शासनकाल के अंदर। मेरे ख्याल से 62 या 63 कितने ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो इस समय प्रदेश में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा तो इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आपका आईजी लेवल का आदमी इतना प्रताड़ित महसूस करता है अपने ही और अधिकारियों से कि वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। आप एक वर्दी में एक सीनियर पुलिस अधिकारी डीएसपी रैंक को एक नेता के साथ, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, हैसियत नहीं है, उसके साथ बैठा के उसको लाइव टीवी के ऊपर से माफ़ी मंगवाते हो। तो कानून व्यवस्था तो जैसी है वो सबके सामने है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हम किसी एक शहर में गए हुए थे यात्रा के दौरान, तो वहाँ बड़ा अच्छा भारी भरकम स्वागत हो रहा था यात्रा का। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया एक दुकानदार से, मैंने कहा यार वैसे तो आपका बाजार वगैरह जो है आजकल आप बीजेपी में हुए सारे के सारे, ये हमारी यात्रा का इस प्रकार से स्वागत क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो बोला जी कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी या तो 2004 से पहले थी या पिछले 2-2.5 साल में हुई है। और यहाँ तक कि ये कुरुक्षेत्र जैसा इलाका भी जो इतना ठंडा इलाका होता था, यहाँ कहते हैं अब क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी किस चीज़ की हाँ करें पंजाब में जाके वो वही जानते होंगे।